Yes, please. Good afternoon, everyone. Welcome to SD Commerce Career, Sector 10, Panchkula. This is CA Dheeraj here, and hope so you're doing well. So, today, our first class regarding the CA Inter May 24, as per the new scheme given by the ICI on 1st July. एंड लॉट ऑफ क्वेरीज भी हमारे पास आई रिगार्डिंग द सिलेबस कंट्रीब्यूशन को लेकर के अल्टीमेटली सर आईसीआई ने हमारे पेपर नंबर 2 बेसिकली ग्रुप 1 के अंदर जो लॉ सब्जेक्ट दिया गया है, तो बेसिकली लॉ के अंदर इन्होंने क्या चीज एडिशन करी है एंड क्या चीज डिलीशन करी है। तो लेट मी कम टू द फर्स्ट पॉइंट अबाउट द सिलेबस, बिकॉज हमें अपना टारगेट क्लियर होना चाहिए कि हमारी क्वांटम बेसिकली हमारे पास कितना है एंड कैसे कैसे हम टॉपिक्स को कवर अप करने वाले हैं। तो पहले जस्ट 5 मिनट्स की डिस्कशन रिगार्डिंग द सिलेबस, बट उससे पहले आपको ये चीज की एश्योरेंस दिलवा दूं कि सर कोई एक्स्ट्रा ज्यादा कंटेंट इन्होंने नहीं बढ़ाया। एज इट इज जितना क्वांटम आपका ओल्ड स्कीम में था, सेम क्वांटम आप लोगों का कहां पे है, न्यू स्कीम। हाँ, सिर्फ कुछ एक्ट जो ऑलरेडी आपके सीए इंटर के लेवल पे थे, जो ओल्ड स्कीम में थे, उनको रिप्लेस करते हुए देखिए सर, दो रिप्लेस करे हैं, दो नए चैप्टर्स इंट्रोड्यूस करे। तो अगर मैं तुम्हें पूछूं कि कोई अलग से क्वांटम दिया हो क्या, कोई अलग से बर्डन दिया हो, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। रिमेनिंग द सेम पोजीशन, क्लियर। और वो दो टॉपिक्स जो हमारे सिलेबस में पहले हुआ करते थे, पहले तो सर हम अगर मैं सिलेबस की डिवाइडेशन आपसे डिस्कस करूं कि हमारा जो टॉपिक ये पूरा डिवाइडेड है, ये जो हमारा पूरा लॉ डिवाइडेड है सर, एक्चुअली यहां पे हम वर्ड यूज करते हैं, वन इज कॉर्पोरेट लॉ, क्लियर। एंड आप एक वर्ड यूज करते होंगे कॉर्पोरेट, एंड एक वर्ड चलता था पहले जी, अदर लॉस, जो आपके पुराने सब्जेक्ट का नेम था। अब नेक्स्ट वन चेकआउट करिए, आपके पास जो आपके लॉ का सिलेबस है, लॉ के टॉपिक का नाम रीड आउट करिए, अभी भी वर्ड क्या है, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस। पहली बात, कोई आपके सब्जेक्ट में बाय डिफॉल्ट कोई फर्क नहीं है। पॉइंट इज दैट सर, पहले भी मेजोरिटी में पहले भी आपकी मेजोरिटी में कौन कवर होता था, कंपनी लॉ। आज भी मेजोरिटी कौन कवर करेगा, कंपनी, प्रोवाइडेड पहले ओल्ड स्कीम में आपके पास यहां पे टोटल चैप्टर्स थे कितने सर, 10। अब उसकी जगह कितने हो चुके हैं, 11। तो सर कोई बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज तो पहली बात नहीं, सिर्फ एक चैप्टर, दैट इज कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। कोई ऐसी कंपनी जो आउटसाइड इंडिया बनी हुई है, वो इंडिया में कैसे वर्क करेगी, उसके रिगार्डिंग टू एक चैप्टर हमारा इंक्रीज, क्लियर। जो मेरे लिए सबसे पॉजिटिव बात है कि सर जो कंपनी लॉ में पहले पढ़ाता था, सेम चीज डिट्टो आप लोगों को नेक्स्ट आगे कन्वे करनी। सिर्फ एक माइन्यूटली सा एक छोटा सा टॉपिक आपके सिलेबस में इंट्रोड्यूस किया गया, द 11th चैप्टर साइड बाय साइड देखते भी रहिए सर। 11th चैप्टर का नाम पढ़िए, क्या लिखा हुआ है जी, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड। तो सर मेरे लिए तो कोई फर्क नहीं है, मेरे लिए तो हम लोग कंपनी लॉ वही पढ़ने वाले हैं जो इतने साल से आपके सिलेबस में चल रहा था, क्लियर। बट एक फर्क आपको बहुत फील करवाऊंगा, लिटरली, जो डायरेक्ट एंट्री रूट से हैं, क्लियर, कि बीकॉम में भी आपने लॉ वर्ड सुना होगा, पढ़ा होगा, बट जस्ट फॉर क्लियरिंग योर बीकॉम एग्जाम, क्लियर, कि जस्ट आपने वही रैंडमली 3-4 क्वेश्चन डीपीटी में से लिए, पढ़ लिए, पास हो गए। अब एंटायरली डिफरेंट मेथड होगा, प्योर प्योर, दैट मींस आपके पढ़ने का वे आउट ही क्या हो जाएगा, चेंज, क्लियर। और वही थिंग्स, वही स्ट्रेटेजीज मैं आप लोगों को अडॉप्ट करवाऊंगा कि अल्टीमेट आप लोगों के पास होने की स्ट्रेटेजी क्या है, क्लियर। कि हम लोग अब आई थिंक सो माइंड से अब निकाल ही दें कि हम बीकॉम वाले हैं, थे, पहले थे, बट अब नेक्स्ट ऑन क्राइटेरिया बिल्कुल पढ़ने का वे आउट जो आपने ऑप्ट करना है, वो एज पर द प्रोफेशनल कोर्स, बहुत डिटेल में, माइन्यूटली, ईच एंड एवरी वर्ड को, चीज को लेते हुए कि सर ये वर्ड अगर लॉ में लिखा गया उसका भी कोई कारण होगा, बिकॉज यहां पे आप लोगों को कहने के लिए लॉ है टॉपिक ये सारा प्रैक्टिकल। जितना भी एग्जाम आपके पास यहाँ पे दिया जाएगा, मैक्सिमम मैक्सिमम कंटेंट आपका जो क्वेश्चन पार्ट होगा वो किस में होगा सर, प्रैक्टिकल केस स्टडीज। एंड प्रैक्टिकल केस स्टडी सर अपने आप में कोई अलग से नहीं, एक सिचुएशन ही होती है
एक एग्जाम्पल ही होती है जो हम नॉर्मल क्लासरूम पार्ट में क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं कि सर व्हाट द प्रोविजन से। अब अल्टीमेटली जब तक मुझे सेक्शन की प्रोविजन ही नहीं पता, आप अभी मेरे से पहले लॉ ही तो पढ़ रहे थे, सेक्शन 68 बाय बैक आप लोगों ने डिस्कस करा होगा, अब 68 मैं पढ़ाऊंगा उसके बाद। वो अकाउंट्स में था, अकाउंट्स में इतना डिटेल में नहीं गए होंगे जितना डिटेल में हम उसकी बैकलॉग क्रिएट करेंगे अल्टीमेटली कि सर कंपनीज एक्ट के द्वारा जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए गए उस बाय बैक को कंप्लीट करने में आप उसको देखना और डिटेल में लेके चलेंगे। जब आप एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से होल्ड करेंगे तभी तो कल को अपने क्लाइंट्स, कल को अपनी वर्किंग क्या कर पाएंगे, मैनेज। अब डायरेक्टली क्लाइंट्स की कॉल आती है कि सर हमें कंपनी इनकॉर्पोरेट करवानी है, हमें कंपनी में शेयर इशू करवाने हैं, हमें कंपनी की रजिस्ट्रेशन करवानी है, कोई लेट इट बी अलॉटमेंट का पॉइंट है, कोई बायबैक का पॉइंट है, देयर आर वेरियस इश्यूज। बहुत बड़ा सर कंपनीज एक्ट बहुत बड़ा है। हमारे सिलेबस में तो ये हाफ पार्ट इंट्रोड्यूस किया गया है, पहली बात क्लियर। जो आप लोग ये 11 चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं जो कंपनीज एक्ट का पार्ट बनेंगे, दिस इज हाफ कंपनीज एंड रेस्ट हाफ आप कहां पे पढ़ने वाले हैं, जो आजकल आपके सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल बना दिए गए। सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल के थ्रू ऑनलाइन मॉड्यूल्स जो आजकल इंट्रोड्यूस किए हैं, मॉड्यूल ए एंड बी, जो फाइनल से जस्ट बिफोर आपको पास आउट करने होंगे, द रिमेनिंग हाफ वहां पे जाके डिस्कस होंगे। तो मतलब सर ये कंपनीज एक्ट पीछा नहीं छोड़ेगा, ये यहां से लेकर टिल तुम्हारी फाइनल तक कंप्लीट रहेगा ही रहेगा। हाँ अभी थोड़ा सा इंट्रो पार्ट में चलेंगे, थोड़ी सी कंपनी इनकॉर्पोरेशन पे जो ज्यादा जोर लगाएंगे, वहां पे तो नेक्स्ट ऑन सारे कॉन्सेप्ट्स। क्योंकि हमारी कल को जो डीलिंग है, हमारी जो कल को एज अ बिजनेस प्रैक्टिस है, एज अ सीए प्रैक्टिस है, सर सोल प्रोप्राइटरी को तो मैनेज करेंगे करेंगे क्लियर, पार्टनरशिप्स को भी मैनेज करेंगे। मेन जो रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रोवाइड किए गए वो किसके रिगार्डिंग है, रिगार्डिंग द कंपनीज। तो कंपनीज को लेकर ईच एंड एवरी वर्ड बड़ा अच्छे वे से आपको सेक्शन बाय सेक्शन क्या करवाया जाएगा, डिस्कस करवाया जाएगा क्लियर। सो आफ्टर दैट एक चीज तो क्लियर हुई कि सर आज भी मेरे सिलेबस में मेजोरिटी पार्ट कौन होगा, कॉर्पोरेट लॉ, दैट मीन्स कंपनी लॉ। आफ्टर दैट जो अदर लॉज में किया गया, ये पहले पर्टिकुलरली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेकंड पार्ट जिसमें आप लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा होगा, बेलमेंट, प्लेज, इंडेमनिटी, गारंटी, एजेंसी, जिनको हम वर्ड बोलते हैं स्पेशल काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज पार्ट बी, सिलेबस में से रिमूव कर दिया गया। हमारे सिलेबस में अब वो नहीं है, पहला पॉइंट। दूसरा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आपने 1881 बीकॉम लेवल पे या इन बिटवीन पहले कभी डिस्कस किया होगा, तो वो भी हमारे सिलेबस में से क्या कर दिया गया, रिड्यूस कर दिया गया। मतलब द बिगेस्ट चेंज अपने आप में अदर लॉज में चेंज आया है, कंपनी लॉ में कोई अपने आप में चेंज नहीं। क्लियर। सो यहां पे तेरे पास अब टॉपिक ही बचे तीन। पहला जर्नल क्लॉजेस, ये सर पहले भी था आज भी है, जर्नल क्लॉजेस एक्ट। दूसरा सर इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन एक्ट पहले भी था आज भी है क्लियर, ये तो ओल्ड सिलेबस ही हुआ। द न्यू इंट्रोडक्शन, न्यू इंट्रोडक्शन जो लॉ में हुई, दैट इज फैमा एक्ट, फैमा एक्ट 1999। ये हमारे सिलेबस में एक नया पार्ट आया जो सबके लिए ही नया कॉन्सेप्ट, मे भी शायद बीकॉम लेवल पे भी थोड़ा बहुत करा हो या मोस्टली ड्रॉप आउट ही करा होगा। इसको तो मैं इतनी गारंटी ले सकता हूँ कि फैमा के बारे में तो जर्नली आपने पहले कभी सुना नहीं होगा, इतना डिटेल में नहीं गए होंगे। ये एक न्यू पार्ट आपके सिलेबस में लिया गया क्लियर। सो यहाँ पे इस फैमा एक्ट को लेकर अदर लॉज के अंदर कवर हुआ, ये जस्ट हमारे लिए एक न्यू एडिशन का पार्ट बनेगा। और एक आई थिंक सो छोटा सा पार्ट बीच में दे दिया गया, एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट क्लियर। जिन्होंने तो फाउंडेशन रूट के थ्रू एंटर करना है उन लोगों के लिए तो पॉजिटिविटी कि सर आपने एलएलपी एक्ट ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, वही सेम थोड़ा सा वाइडर करते हुए कहां पे ले जाएंगे, यहाँ पे इंटर में ले आए। अदरवाइज यहाँ तो सर वर्ड टू वर्ड दोबारा चलेगा ही चलेगा, ईच एंड एवरीथिंग हम नहीं करेंगे ही करेंगे। तो मैं तो जस्ट एक फाउंडेशन वालों के लिए पॉजिटिव बता रहा हूँ कि एक एक्ट तो तुमने जो पढ़ा हुआ है वो सेम दोबारा यहाँ पे रिपीट। तो मुझे पहले ये पता होना चाहिए मेरी सिलेबस में तीन एडिशन हुई हैं, तीन एडिशंस में से कंपनीज एक्ट का एक चैप्टर, दैट इज कंपनी इनकॉर्पोरेटेड
आउटसाइड इंडिया, दूसरा एलएलपी एक्ट, एंड तीसरा फेमा। क्लियर? तो ये हमारा कुछ सर सिलेबस है, बाकी रेस्ट पार्ट एज इट इज जो पहले चल रहा था वही नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, कंटिन्यू करने। चलिए, विदाउट एनी डिले मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, डायरेक्टली कॉन्सेप्ट पे आएंगे सर। मेरे पास एक कंपनीज एक्ट 2013 का ही एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है रिगार्डिंग 4-5 पेजेस का, जिसमें हम लोग वर्ड यूज करने वाले हैं, जो प्रोविजन यूज करने वाले हैं, दैट इज ऑल अबाउट व्हाट इज डिविडेंड। सर अगर थोड़ा डीप रूट चले, थोड़ा सा बेसिक डिटेल्स में जाएं, डिविडेंड होता क्या, व्हाट इज डिविडेंड बेसिकली? सर डिविडेंड है क्या? अ सिंपली रिटर्न, अ रिवॉर्ड ऑन दी, किसके ऊपर? शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। तो नॉर्मली जितनी भी आप लोग किसी कंपनी की शेयर होल्डिंग होल्ड करते हैं, तो आप जितने के शेयर्स होल्ड करते होंगे, उन शेयर्स के ऊपर मिलने वाली जो रिटर्न होती है, दैट इज कॉल्ड एज डिविडेंड। एंड सर क्या ये हम इन्वेस्टर के पॉइंट से पढ़ रहे हैं? तो वी आर रीडिंग दिस टॉपिक फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द कंपनी, कि कंपनी अगर डिविडेंड डिक्लेयर करेगी, अगर कंपनी पेमेंट करेगी डिविडेंड की, तो उसके रिगार्डिंग कुछ सेक्शंस गिवन है सर, उन सेक्शंस के मुताबिक आपको करना होगा, ईच एंड एवरी सेक्शन का कंप्लायंस आपको करना होगा। अदरवाइज अगर कंपनीज एक्ट की रेगुलेशन को आप लोगों ने फॉलो नहीं करा, तो आपके ऊपर पनिशमेंट्स, इवन आपका डिविडेंड इनवैलिड होगा, एंड प्लस जो आपके ऊपर फाइन्स लगेंगे वो अलग से लगेंगे। तो इट्स बेटर एज अ प्रोफेशनल, अब कंपनी में जो मैनेजमेंट में पर्सन बैठे हैं, उनको में भी इतनी नॉलेज ना हो, और होती भी नहीं। लिटरली जितने भी डायरेक्टर्स अपॉइंटेड होते हैं, जितने भी नेक्स्ट ऑन आपकी कंपनी के वर्कर्स हैं, उनको नहीं इतना पता होता कि व्हाट द लॉ सेज, लॉ कहता क्या, उनको पता ही नहीं। वो तो डायरेक्टली किसको कॉल करेंगे? सीए साहब, आपा ने ना अपने शेयर होल्डर्स को क्या करना है, डिविडेंड बांटना है, अब बताओ कि मतलब कैसे बांटे? तो अगर मुझे एज अ प्रोफेशनल पता होगा, मुझे सेक्शंस की नॉलेज होगी, तभी मैं अपने क्लाइंट से क्या कर पाऊंगा, बातचीत कर पाऊंगा। मैं कहा हाँ जी सर कोई इशू नहीं है, बताइए आपका कितना डिविडेंड डिक्लेयर करना है, एंड अपने इस साल के प्रॉफिट्स कितने हैं, तो मैं आपको एक प्रॉपर चेकलिस्ट बना के दे दूंगा कंप्लायंसेस की, कि किन किन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए क्या तुम डिविडेंड दे भी पाओगे या नहीं दे पाओगे, अगर प्रॉफिट्स अवेलेबल हैं तो कितनी अमाउंट यूज कर पाओगे। लेट मी चेक, एक बार मैं अपनी प्रीवियस एफएस देख लूं, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आपकी पोजीशन देख लूं, देन मैं आपको इसके बारे में क्या करूंगा, गाइड करूं। सर सेक्शंस तो मुझे भी तो पता होने चाहिए। दैट्स वाई बड़े डीप रूट से आपको कंपनी लॉ पढ़ाया जाता है, क्योंकि क्लाइंट तो डायरेक्टली आपको कॉल करेगा। अब चलो नॉट एज अ प्रैक्टिस, कल को किसी इंप्लॉयमेंट में भी जाओगे, कल को किसी कंपनी में एज अ एम्प्लॉय भी काम करोगे, तो नेचुरली जो तुम्हारे मेन ऑनर्स हैं, वो तो तुमसे एक्सपेक्ट करेंगे ना कि आपके पास सीए की डिग्री है। दैट मीन्स इन कंप्लायंसेस के बारे में तो आपको पता ही होगा कि डिविडेंड को डिक्लेयर कैसे करते हैं। कहते हाँ सिंपल, पैसा उठाओ दे दो। कहते वाह ऐसा तो प्रोफेशनल है। बाय लॉ बता, बाय सेक्शन बता कि अल्टीमेटली क्या हम डिविडेंड दे भी पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। सो वर्ड पढ़िए, टॉपिक का नाम क्या है जी, डेक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ, क्या लिखा हुआ है, डिविडेंड। क्लियर? सो मुझे सबसे पहले तो आपसे जो डिस्कस करना है, दैट इज ऑल अबाउट डेक्लेरेशन। एंड उससे भी कहीं पहले मैं आपको यहां पे गाइड करूं कि यहां पे हम सेक्शंस जो रीड आउट करने वाले हैं, क्लियर, दैट इज 123 से लेके 127 तक, जो आपको मार्जिनल हेडिंग बॉक्स के अंदर ऑलरेडी दिख रहा हो। क्लियर? हम इस सेक्शन में, इस चैप्टर में टोटल कितने सेक्शन पढ़ने वाले हैं जी, 5। ये सबसे बढ़िया चीज करी कंपनीज एक्ट ने, क्या चीज करी, इन्होंने अपने एक्ट को भी ना चैप्टर्स में बांट दिया। समझी? एक्ट ही बहुत बड़ा है, इतने सेक्शन है, 400-500 सेक्शन है इस कंपनीज एक्ट के अंदर। अगर आप कल को कह दो जी डिविडेंड के बारे में पता करना है, मैं तो ढूंढता रह जाऊंगा कि कहां पे है जी, कौन से पेज पे। घबराने की जरूरत नहीं है, आप कंपनीज एक्ट ओपन करिए, कंपनीज एक्ट का भी चैप्टर नंबर 8 कौन सा है, रिगार्डिंग द डिविडेंड। आप चैप्टर 8 में जाइए, वहां पे रेलेवेंट सेक्शंस जो भी डिविडेंड को लेकर होंगे, सारे आपको ऑलरेडी वहां पे लिखे हुए मिलेंगे। सो इट्स बेसिकली अ कन्वीनियंस गिवन बाय द लॉ, कि कल को कोई भी पर्सन किसी भी तरह की अगर कोई वो
प्रोविजन को चेकआउट करना चाहता है, कहीं वो कंपनीज एक्ट में ही गुम हो जाए, ऐसा भी ना हो। अगले को बताओ कि सर हमने अपने पूरे कंपनीज एक्ट को इवन चैप्टर्स में डिवाइड किया हुआ है, ये जो चैप्टर 8 है ये तो कौन सा है, ये तो एज पर बुक है, ये वाला कौन सा है सर, ये वाला चैप्टर 8 ऑफ दी क्या लिखा हुआ है, कंपनीज एक्ट 2013। क्लियर। सो आप कंपनीज एक्ट का भी चैप्टर 8 ही क्या करने वाले हैं, रीड करने वाले हैं, जिसमें सेक्शन वाइज अगर हम बात करें 123 से लेके 127 तक आपके पास सेक्शंस यहां पे आएंगे। क्लियर। ओके। इससे पहले कि हम अपनी स्टार्ट करें, मुझे सिर्फ ये बताइए डिविडेंड कितने तरह के होते हैं। डिविडेंड होते हैं जी हमारे दो तरह के। वन इज फाइनल डिविडेंड, क्योंकि ये बातें पता होनी आपके लिए बहुत जरूरी है, तभी आप मेरे साथ कोरिलेट कर पाएंगे, तभी नेक्स्ट आगे आप डिस्कस कर पाएंगे कि प्रोविजन किसके बारे में बात कर रहे हैं। एंड नंबर टू कौन सा होता है जी, एंटायर। सर दोनों में फर्क क्या। सर फर्क इज वेरी सिंपल, फाइनल डिविडेंड जो होता है ये एनुअल डिविडेंड होता है। एनुअल डिविडेंड मींस हर साल कंपनी क्या करती है, अपने प्रीवियस ईयर का डिविडेंड क्या करती है, डिक्लेयर करती है, दैट इज कॉल्ड एज फाइनल डिविडेंड। तो एक चीज बताइए, एक नॉर्मल सी बात बताइए, अब अगर आज की डेट में कौन सा ईयर चल रहा है अपना, 23-24। कौन सा ईयर चल रहा है, 23-24, 2023-24, जिसको तुम एज पर इनकम टैक्स असेसमेंट ईयर के नाम से भी जानते हो। क्लियर। आज की डेट में अगर 2023-24 में कोई कंपनी डिविडेंड दे रही है, और वो भी किस नाम से, फाइनल डिविडेंड के नाम से, क्या वो 23-24 का होगा, नो, वो कौन से ईयर का होगा, 22-23, क्योंकि 22-23 कंप्लीट होगा, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी फाइनल होगी, रिटर्न्स वगैरह आजकल जा रही है ना, नेचुरली सर प्रीवियस ईयर की रिटर्न्स कब जाती हैं, असेसमेंट ईयर में। 22-23 का जो भी डाटा फाइनलाइज होगा किसमें होगा, 23-24 में। तो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने, मेंबर्स ने हिसाब किताब लगाया कि अपनी लास्ट ईयर की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है। ये अभी तो क्या चल रहा है अपना, अगस्त चल रहा है ना, अगस्त सितंबर अक्टूबर, ये 3 महीने काम यही चल, ये 3 महीने काम यही चलेगा। एंड उस काम में क्या होगा, सर फटाफट अपनी फाइनेंशियल्स को क्या करो, अपना बनाइए, फाइनल करिए, ऑडिट करवाइए, ये बताओ कि अपना लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना है। मैं कहा इतनी क्यों जल्दी मचा रहे हो, क्या हो गया, तो सर डिविडेंड डिक्लेयर करना है ना, मार्केट में स्टेबिलिटी भी तो बनाए रखनी है, मार्केट में अपने शेयर का प्राइस भी तो बढ़ा के रखना है, और स्पेशली लिस्टेड वालों को तेरे से ज्यादा जल्दी होगी। क्यों, उनकी तो कैपिटल जो असेस होती है, कैपिटल मार्केट में जो पोजीशन होती है, वन ऑफ द फैक्टर उसमें डिविडेंड भी है। अब एक चीज बताओ, आज की डेट में आप कौन सी कंपनी के शेयर्स लेना पसंद करोगे, जिसकी एप्रिसिएशन अच्छी है, जिसकी डिविडेंड स्टेबिलिटी है, आप तो उस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे ना पैसा। मैं कहा अच्छा आप समझ आया क्यों ये बार बार जल्दी कर रहे थे, इस बात की जल्दी थी कि फटाफट फाइनल करो, लास्ट ईयर का डिविडेंड देना भाई हमें। तो उसको कंपनी किस नाम से डिक्लेयर करेगी, फाइनल डिविडेंड। सर अगर 23-24 में डिविडेंड मिल रहा है, एक्चुअली वो डिविडेंड कौन से ईयर का होगा, 2022-23, जिसको कंपनी किस नाम से देगी, फाइनल डिविडेंड के नाम से। और एक होता है एंटायरम डिविडेंड। एंटायरम डिविडेंड मींस जब मेरे से खुशी संभाली नहीं जा रही, किस बात की, मैं कहा आपा तो मोटे प्रॉफिट्स में, मैं कहा फाइनल तो देंगे, कोई चक्कर ना मान, फाइनल तो डिविडेंड देंगे जब देने हैं, आपका तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट में है, ऐसे कर अपने शेयर होल्डर्स को और खुश कर दे, ड्यूरिंग द ईयर ही दे दे, ड्यूरिंग द ईयर ही आप क्या कर दो, एंटायरम डिविडेंड मार दो। समझे ना पॉइंट। तो बेसिकली जब ड्यूरिंग द ईयर दिया जाए, दैट इज कॉल्ड एज एंटायरम डिविडेंड। और जब कंप्लीट ईयर का दिया जाए, जैसे आपने एनुअल डिविडेंड वर्ड यूज किया, दैट इज कॉल्ड एज फाइनल डिविडेंड। अब ये मैंने समझाया क्यों, लेट्स स्टार्ट, पढ़िए। सबसे पहले जी सेक्शन 2, अच्छा इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं जी हम लोग, सेक्शन 2 क्लॉज 35। क्लियर। पर्टिकुलर कई सेक्शंस में वैसे होता है सेक्शन, सबसेक्शन, क्लॉज, क्लॉज, बट सर सेक्शन 2 इज डेफिनेशनल क्लॉज। जो सेक्शन 2 है, हर एक्ट का मोस्टली, किसी एक्ट को उठा लीजिए, सबका सेक्शन 2 मोस्टली कौन सा मिलेगा, डेफिनेशनल वाला, जहां पे मेन मेन डेफिनेशन सारी क्या कर रखी होंगी, एक्सप्लेन। और उस सेक्शन के अंदर सब सेक्शन नहीं होते, वहां पे क्या होते हैं, क्लॉजेस। अदरवाइज आप बाकी जगह जहां पढ़ेंगे, हमेशा क्या कहेंगे, सेक्शन 2 सबसेक्शन दिस,
समझे वर्ड? तो यहाँ पे सेक्शन 2 के अंडर नेक्स्ट ऑन क्या है आपके क्लॉजेज हैं, तो उसके क्लॉज 35 में एक्सप्लेन किया हुआ है, पढ़िए जी। यस, डेफिनेशन ऑफ वर्ड पढ़ो जी, क्या लिखा हुआ है, डिविडेंड। और मीनिंग भी देख ले क्या लिखा हुआ है, क्या कहता, डिविडेंड इंक्लूड्स एनी एंटायरम डिविडेंड। ये तो सर कोई मीनिंग बना ही नहीं, जो सेक्शन में लिखा हुआ है कि डिविडेंड इंक्लूड्स एंटायरम डिविडेंड, वो तो हमें भी पता है कि दो तरह का डिविडेंड होता है, वन इज फाइनल और दूसरा कौन सा, एंटायर। बट सर बात जमी नहीं थोड़ी सी, मतलब कोई मजा तो नहीं आया, मीनिंग कोई कन्वे तो करा। नीचे पढ़िए, द टर्म एंटायरम डिविडेंड मींस दैट डिविडेंड विच इज डिक्लेयर्ड बिटवीन क्या लिखा हुआ है, टू एजीएम्स। मैंने क्या कहा था, जब आप एजीएम तक का भी वेट ना कर सको, क्योंकि सर आपका ये जो फाइनल डिविडेंड है ये डिक्लेयर्ड कहां पे होता है, एजीएम पे। एजीएम मींस एनुअल जर्नल मीटिंग, जो हर साल कंपनी मेंबर्स के साथ क्या करवाती है, जर्नल मीटिंग कंडक्ट करवाती है, दैट इज कॉल्ड एज एनुअल जर्नल मीटिंग। मैं कहा सर अपना तो चलो फाइनल जो होगा वो तो देंगे ही देंगे, कुछ एंटायरम डिविडेंड तो बांट दो, कोई ड्यूरिंग द ईयर ही बांट दो। तो दैट डिविडेंड विच इज डिक्लेयर्ड बिटवीन टू एजीएम्स, दो एजीएम्स के बीच में, कि लास्ट एजीएम और अगली आने वाली है। मैं कहा जी मैं तब तक वेट नहीं कर सकता, मैंने तो डिविडेंड उठाया दे दिया। फिर वो ऐसे करिए सर, वो फाइनल डिविडेंड नहीं है, वो कौन सा डिविडेंड है, एंटायर। क्लियर? आगे पढ़िए। नाउ प्रोसीजर फॉर डेक्लेरेशन क्या होगा, एक सिंपल वर्ड, यहां पे मीनिंग लिखिए आप अपना। डिविडेंड मींस, डिविडेंड मींस एनी रिटर्न और रिवॉर्ड, any return or reward on share capital of the company, on the share capital of the company। अच्छा थोड़ा बेसिक्स और क्लियर कर ही लीजिए सर। आपके पास शेयर कैपिटल में दो तरह के शेयर्स होते हैं, वन इज इक्विटी एंड सेकंड इज प्रेफरेंस। सर प्रेफरेंस वालों के साथ तो ऑलरेडी हमारी फिक्स टर्म्स होती हैं, जैसे मोस्टली आपने पढ़ा भी होगा 12% प्रेफरेंस शेयर्स। व्हाट इट मींस बाय 12%, दैट इज इनका डिविडेंड रेट क्या है, फिक्स, कि जो भी इनकी कैपिटल है उसके ऊपर 12% डिविडेंड ही क्या देंगे, फिक्स देंगे। बट क्या सर इक्विटी वालों के साथ, इक्विटी वालों के साथ कोई फिक्स्ड होता है, जो बचा वो सारा ही लास्ट में किसका, इक्विटी। क्लियर? तो यहां पे कहीं अगर टर्मिनोलॉजी आपको पढ़ने को मिले, क्योंकि मैंने डिविडेंड वर्ड लिखवाया ना, डिविडेंड तो प्रेफरेंस वालों को भी जाता है, डिविडेंड आपका इक्विटी वालों को भी जाता है। तो सर मोस्टली दिस कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन इक्विटीज। अरे प्रेफरेंस वालों को तो फिक्स है भाई, प्रेफरेंस वालों के टाइम क्या तुझे सोचना है कि देंगे या नहीं देंगे। मैं कहा जी ऑलरेडी कहा तो हुआ है कि 12% फिक्स है। पता लगा जी 10 लाख रुपए की कैपिटल है, 10 लाख का 12% कितना हुआ, 1,20,000 भाई साहब देना है, देना है। और ऊपर से अगर क्यूमुलेटिव हुई, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हुए, ऑटोमेटिकली क्या होते जाएंगे, ऐड होते जाएंगे। अभी तो बहुत समुंदर है सर, बातें बहुत करेंगे, नई नई प्रोविजंस बहुत आएंगी, बट अभी रिस्ट्रिक्टेड टू द पॉइंट ही डिस्कस करेंगे। चलिए आगे। यस, तो आपने सर एक टॉपिक की बात करी कि चलो डिविडेंड मैंने मान लिया कि दो तरह के होते हैं, फाइनल और दूसरा कौन सा, एंटायरम, एंड डिविडेंड इंक्लूड्स एंटायरम डिविडेंड, कि जहां डिविडेंड की बात की जा रही है मतलब वहां पे एंटायरम डिविडेंड की भी बात की जा रही है। ओके सर, डन। आफ्टर दैट ये बताइए इसकी डेक्लेरेशन होती कैसे, कौन इसको डिक्लेयर करेगा, कहां इसको डिक्लेयर करेगा, और इसका सिस्टम क्या है, काइंड ऑफ क्लियर। क्योंकि मैंने तो सर अभी तक ये टर्म कहां पे सुनी थी, अकाउंट्स में सुनी थी, और अकाउंट्स में तो अभी तक क्या करा, नीचे एडजस्टमेंट में गिवन होता था कि कंपनी ने 10% डिविडेंड दिया, मैंने भी क्या करा, प्रॉफिट में से 10% माइनस कर दिया और डायरेक्टली टू बैंक कर दिया, नॉर्मली सर। और अगर अभी पे करना है तो उसको करंट लायबिलिटी में दिखा दिया। बट दैट सर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, मैं यहाँ पे अकाउंट्स नहीं, मुझे बैकलॉग किसका क्रिएट करना है, लॉग, सेक्शंस के कंप्लायंस पूरे करने हैं। मैं क्या, पढ़ लीजिए। हाँ जी किरण पढ़िए। फाइनल डिविडेंड सबसे पहले, सर वेरी क्लियर, फाइनल डिविडेंड इज, अच्छा वर्ड देख, क्या मैंने डिक्लेयर्ड बोला, क्या वर्ड यूज किया, रिकमेंडेड। क्या दोनों में फर्क है, यस, दिस इज प्रपोजल, दिस इज प्रपोजल। सर फाइनल डिविडेंड इज रिकमेंडेड बाय द बोर्ड, रिकमेंडेड बाय द बोर्ड मींस ये प्रपोज करेंगे। क्या प्रपोज करेंगे,
सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सोच रही है कि अपने मेंबर्स को इस बार 15% डिविडेंड दे दे, सो इट इज रिकमेंडेड बाय द बोर्ड, रिकमेंडेड बाय द बोर्ड। आगे द मेंबर्स, यस प्लीज, in the AGM they declare the dividend by passing OR बिल्कुल, एंड द मेंबर्स इन द एजीएम। अब ये मैटर कहां पे जाएगा सर? एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर। और एनुअल जनरल मीटिंग में कौन बैठे होते हैं? आपके कंपनी के मेंबर्स। तो मेंबर्स के सामने ये प्रपोजल रखा जाएगा कि आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कह रहे हैं, किस बात के लिए कह रहे हैं? कि इनको 12% 15% कुछ डिविडेंड देने का रिकमेंड कर रहे हैं जी। बताओ आपकी क्या रजामंदी है? क्या मेंबर्स चाहते हैं? बिकॉज फाइनल डिविडेंड को डिक्लेयर करना किसके हाथ में है? मेंबर्स के हाथ। क्लियर? बोर्ड के हाथ में नहीं है। बोर्ड सिर्फ क्या कर पाएगा? रिकमेंड। मन करे मेंबर्स मना कर देंगे कि ना जी कोई डिविडेंड नहीं बांटना इस पर, हाँ सर पॉसिबल है, क्योंकि बोर्ड सिर्फ क्या कर पाएगा? उसको रिकमेंड करने की पावर है, डिक्लेयर करने की पावर नहीं है। किसके केस में? फाइनल डिविडेंड के केस में। वर्ड पढ़िए सर। जब ये मैटर आगे किस में जाएगा? आपकी एजीएम में जाएगा, मेंबर्स के सामने ये बात रखी जाएगी। मेंबर्स ने अगर पास कर दिया क्या? ओआर। ओआर मींस ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। लिखे इस पे, ओआर मींस ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। आज डे वन आपके लिए सर बहुत सारी टर्म्स न्यू निकलेंगी, इसीलिए मैं स्लोली चलूं कि सर यहां पे अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जो प्रपोजल दिया था, एजीएम पे वो बात हुई, एजीएम पे मेंबर्स को बुलाया गया, उनके सामने प्रपोजल रखा गया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कह रहे हैं कि इस बार 15% डिविडेंड दिया जाए। अगर तो आपके मेंबर्स इस बात को राजी हैं, राजी मतलब अगर उन्होंने ओआर पास कर दिया, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, जिसमें चाहिए होती है मेजोरिटी एज पर चैप्टर 7 जो आप डिस्कस करेंगे, क्लियर? कि आपके अगर मेंबर्स मेजोरिटी में इकट्ठे हो गए, यस द रेजोल्यूशन हैज बीन पास्ड, कितना कह रहे हैं? 15% दे दो। बट मेंबर जब तक डिक्लेयर नहीं करेंगे तब तक कंपनी डिविडेंड आगे नहीं बांट सकती। आगे वर्ड पढ़िए, एंड डेक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड करना एजीएम पे इज एन आइटम ऑफ क्या है? ऑर्डिनरी बिजनेस। और ये सर अगर अगर आप सोच रहे हैं ना कि एजीएम बुलाई गई है, मतलब ये काम तो होएगा ही होएगा। एक होता जी एजीएम बुलाई गई क्या कुछ स्पेशल पर्पस के लिए, वो तो अलग से होंगे। अगर एजीएम बुलाई जा रही है ना, वन ऑफ द काम तो होगा ही होगा क्या सर? डिविडेंड को डिक्लेयर करवाना। वन ऑफ द ऑर्डिनरी बिजनेस, वन ऑफ द ऑर्डिनरी बिजनेस इज डेक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। कॉमन सेंस है। अगर एजीएम पूछा गया ना कि एजीएम बुलाई गई है, अच्छा वो डिविडेंड वगैरह डिक्लेयर करवाना होगा, कॉमन है सर, ये तो होएगा ही होएगा। क्लियर? एंड द मेंबर्स में, पढ़िए जी, द मेंबर्स में क्या लिखा हुआ है? reduce the rate or the amount recommended by the board, बट दे कैन नॉट, वर्ड क्या लिखा हुआ है? इंक्रीज इट। व्हाट इट मींस, मेरा प्रपोजल कितना था? 15%। मेंबर कहते जी ऐसे करो 15% भी क्यों बांटना, 20% बांट दो। क्या मेंबर्स डिक्लेयर कर पाएंगे 20%? नो। एज पर द सेक्शन गिवन क्या लिखा हुआ है? मेंबर्स उस अमाउंट को, उस रेट को सर इंक्रीज नहीं कर सकते, रिड्यूस कर लो चलेगा। प्रपोजल आया 15% का, प्रपोजल आया 15% का, कहते ना जी 15% नहीं, आप 10% देंगे, पॉसिबल है सर। डन। किसकी मानी जाएगी? 10%, क्योंकि होली सोली मेन पावर किसके पास है? मेंबर्स के पास। मेंबर इस पावर को कम कर सकते हैं, इक्वल रख सकते हैं, इससे ऊपर नहीं जा सकते। कि कल को मेंबर तेरे कहते हैं जी 15% की जगह ऐसे करो 18% दे दो, 20% दे दो, नो नो नो। जितना रिकमेंडेड बाय द बोर्ड है मैक्सिमम मेंबर उतना डिक्लेयर कर। क्लियर? इसको लिख ले साइड पे लाइन लिखिए इसको हिंदी में, जितना जितना बोर्ड ने रिकमेंड किया। मैं सर बहुत लिखवाऊंगा, जो बुक आपको, जो कंटेंट आपको दिया जाएगा, मैक्सिमम मैं उसकी हिंदी ट्रांसलेशन आपको करवा दूंगा, क्योंकि जब तक तुझे प्रोविजन क्लियर नहीं है तब तक नेक्स्ट आगे सर केस करने का फायदा ही नहीं है। आपा चलते हैं जी बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज पे। मेरे को इंग्लिश से कोई मैटर नहीं है, वो तो बाद में बना लेंगे, वो तो टू गुड अपनी, ठीक है ना, वो तो हो जाएगी। मेन थिंग इज पहले प्रोविजन क्या है, सेक्शन क्या कह रहा है, उसको लिखो, मैक्सिमम हिंदी में बनाइए, जितनी ये साइड पे स्पेस मिलती है ना भर दो, क्योंकि मैं अलग से कोई कॉपी नहीं बनवाता, ना हमें बनानी है। ये जो बुक दी जाएगी इसी को इतना भर देंगे, इसी को इतना प्रॉपर कर देंगे,
पेपर टाइम पे मेरे पास एक मटेरियल हो, ये बुक, एंड आईसीआई के क्वेश्चंस जो मैं डे बाय डे बेसिस पे, जैसे एक चैप्टर हुआ, साथ के साथ आईसीआई की बैक एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है, सिर्फ एक्सरसाइज, लॉ नहीं पढ़ना वहां से। लॉ ऑलरेडी तो सेम है सर, यहाँ पब्लिशर की बुक, नेशनल लेवल के टीचर की बुक हम क्यों फॉलो कर रहे हैं? बिकॉज सिंप्लीफाइड लैंग्वेज, अच्छी प्रेजेंटेशन विद केस स्टडीज की एग्जांपल बीच में ही है, और मटेरियल जो हम लोग फॉलो करते हैं दैट इज नेशनल। हमें कोई फर्क नहीं है कि पर्टिकुलर मेरी बुक है या फलानी बुक है, आप कहते हैं सर बढ़िया से बढ़िया कंटेंट लो, जहां मर्जी लो, पढ़ाऊंगा मैं अपने तरीके से। तुझे कॉन्सेप्ट से मतलब होना चाहिए, तुझे क्लैरिटी से मतलब होना चाहिए, हेयर एंड देयर कहां से कर रहे हैं कोई मैटर, तेरी एग्जाम्शन आ गई इतना बता। वो मैंने देखना कि तेरे 60 नंबर कैसे आने चाहिए, 70 नंबर कैसे आने चाहिए। लॉ में लोग कहते हैं थियोरी में नंबर नहीं आते, तुम रिजल्ट चेक कर, एक एक के 60+ मिलेंगे आपको, लॉ में भी नंबर कितने मिलेंगे 60, और कहते हैं आईसीआई में थियोरी में नंबर नहीं आते। प्रोवाइडेड पढ़ने का वे आउट चेंज करो, स्ट्रेटेजी चेंज करो, दैट्स द मेन पॉइंट। जब आप लोग एक दो चैप्टर्स करने के बाद मेरे साथ अटैच्ड हो गए, जब आपको एक मिजा मिल गई, हम लोगों की एक व्यू पॉइंट मिल गया ना, लिटरली सर तो उड़ते जाएंगे कि सर अब मजा आ रहा है कि हाँ लॉ पहले क्या सुना था, क्या पढ़ा था, और अब पता है एक ही पैराग्राफ भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ, आधा घंटा हो गया। दिस इज माइन्यूटली, इसको कहते हैं डिटेल में जाना। अब नेक्स्ट वर्ड पे आ जा, क्या लिखा हुआ है? एंटायरम डिविडेंड इज, अब वर्ड देखियो क्या लिखा हुआ है, रिकमेंडेड और डिक्लेयर। एंटायरम डिविडेंड को देने की पावर ही किसके पास है? कोर्ट के पास। इसमें मेंबर्स का कोई रोल प्ले है ही नहीं। इसको कहते हैं सर अल्टीमेटली कि एक पेज पढ़ा, एक पैराग्राफ पढ़ा, बट जान निकाल दी। कि अब पूछो सर कौन सा वर्ड घुमा फिरा के जितने मर्जी केस बना लो, केस क्या है? एक सिचुएशन, एक जस्ट एग्जाम्पल है जो अपन नॉर्मली, ये मैं आपसे बातों में पूछ रहा हूं, यही एक केस बनकर आ जाएगा, एंड वही आपने रिप्लाई देना है कि सर हाँ दो तरह के डिविडेंड होते हैं, वन इज फाइनल, सेकंड इज एंटायरम। फाइनल के केस में रिकमेंड कौन करेगा? बोर्ड। डिक्लेयर कौन करेंगे? मेंबर्स। कहां पे करेंगे? एजीएम में। एजीएम में भी बाय पासिंग ओआर, एंड मेंबर्स उस एजीएम को कम कर सकते हैं, इक्वल रख सकते हैं, बट ज्यादा नहीं कर पाएंगे। क्लियर? एंड एंटायरम डिविडेंड के केस में तो पावर ही किसके पास है? सिंपल सा पॉइंट। चलिए आगे चलते हैं, मेन सेक्शन अभी स्टार्ट होगा, दैट इज 123 अबाउट दोनों वर्ड्स। कहता जी मैं आपको ना कुछ कंडीशंस बता के जाऊंगा। किस बात की कंडीशंस की? अगर आपने डिविडेंड डिक्लेयर करना है प्लस उसकी पेमेंट करनी है, तो किन किन पॉइंट्स का कैसे कैसे आपने ध्यान रखना है, दैट इज सेक्शन 123। क्या सर हमें सेक्शंस याद करने हैं? नो, हमें नहीं करने, बट याद हो जाएंगे। फोकस नहीं करना, हो जाएंगे। उसका वे आउट क्या होगा? जब आप लोगों से डेली पार्ट में इतनी बार मैं सेक्शंस बोलूंगा, आपसे बुलवाऊंगा, अलग से फोकस ना भी करो तो भी तुझे याद हो जाएंगे कि हाँ सेक्शन नंबर 123 था। सर क्या हमें पेपर में ये सेक्शंस लिखने हैं? नो, पंगा नहीं लेना। किस बात को लेकर? मैंने वहां पे गलती से लिख दिया 124 में ये लिखा हुआ है, वहां पे तो लिखा ही नहीं हुआ था, जो तुमने लॉ में लिख दिया। अब वहां पे पंगा पड़ जाएगा, तो नेचुरली वहां पे क्या होगा सर? बिल्कुल क्रॉस होगा। तो सर वाई टू लर्न, जब कोई वेटेज ही नहीं है, जब कोई मार्क्स ही नहीं है, किस बात का एक्स्ट्रा इंप्रेशन जमाना? हाँ वैसे सुनाते टाइम, बोलते टाइम जो मर्जी से वकील होते हैं, प्लस सेक्शन वाइज बात करते हैं, इंप्रेशन पड़ता है भाई, वकालत करके आया बड़ी अच्छी। लिखते टाइम कोई पंगा नहीं लेगा। उसका कारण अगर बाय चांस इधर का उधर हो गया ना सेक्शन, इवन क्लॉज सब क्लॉज और जो बीच में होते हैं, ना पंगा लो। हम लोग फर्स्ट डे से वर्डिंग बोलते हैं एज पर कंपनीज एक्ट 2013, भाई खुद ही ढूंढ ले, हमें नहीं पता सेक्शन कौन सा है। समझ गए ना? आपका तो डायरेक्टली एक्ट का नाम लिखो, एक्ट का नाम तो याद रहेगा, 10-11 चैप्टर पढ़ रहे हैं आप, वो तो याद रहेगा कि एज पर द जी कंपनीज एक्ट का मैटर चल रहा है, बस। मुझे नहीं पता सेक्शन क्या है। एंड एज पर द आईसीआई नोटिफिकेशन, नॉर्मली उन्होंने पहले क्लियर करा। क्यों? बच्चों के एफएक्यू काफी गए। क्या आप चेकिंग करते टाइम वेटेज देते हैं कि किसी स्टूडेंट ने कोई सेक्शंस लिखे हैं या कोई डेफिनेशन का नाम लिखा है? आईसीआई ने क्लियर वर्ड्स में कह दिया नो, हम कोई वेटेज नहीं देते कि कोई बंदा सेक्शन से बात कर रहा है, कोई बंदा डेफिनेशन का वहां पे पॉटर का नाम भी लिख रहा है, मैटर ही नहीं करता। हाँ बट अगर गलत लिखोगे तो नंबर काटेंगे, ये भी लिखा हुआ था। चलिए सर आपके रिप्लाई जाना चाहिए 123 के अकॉर्डिंग, तुमने लिख दिया वहां पे 124, क्वेश्चन गलत हो गया। उसने बाय चांस पूरा क्वेश्चन सही लिखा हो, अंदर सारा कंटेंट सही लिखा हो,
उसने आगे पढ़ना ही नहीं है, पढ़ना ही नहीं है, पहले ही में क्या मार देगा, काटा मार देगा। आपका फिर पंगा क्यों ले। तो डे वन ही मैं आपको ये चीज समझा के चल रहा हूँ कि मेरा जो पैटर्न है वो कुछ इस तरह होगा। आप पानी केयर करते, अपने को मतलब है पास होने से, अपने को मतलब है नंबर आने से, नंबर तेरे आए तो कहीं शायद माइंड में पॉइंट हो, लॉ पढ़ रहे हैं, सीए का लॉ पढ़ रहे हैं, सेक्शन पढ़ने पड़ेंगे, कुछ नहीं करना यार। डर नहीं है, बस सिंपल सी बात, डरना नहीं है। क्यों, अल्टीमेट जहां आप ज्यादा सोचने लग गए कि पता नहीं कितने लेवल, हाई लेवल की स्टडी होगी, कुछ नहीं है सर, वेरी सिंपल। बट आप पॉजिटिव वे से चलेंगे, तेरे सामने ही, तेरे से ही रिप्लाई लूंगा और बोलो, तुम खुद ही कहोगे यहाँ पे ये चीज गलत है, ये चीज सही है, आ गया ना लॉ, यही तो है। अब चलिए नेक्स्ट आइए सर, कंडीशंस फॉर, यस प्लीज पढ़िए, कंडीशंस फॉर declaration and payment of dividend. अच्छा जी, सबसे पहले पॉइंट इस सेक्शन में क्या आया, वर्ड पढ़ो जी, क्या लिखा हुआ है, सोर्स ऑफ डिविडेंड। मैं कहा जी ये बताओ, कब से तुम कह रहे हो कि आपको डिविडेंड देना है, डिविडेंड देना है, ये बताओ पैसा कहाँ है तुम्हारे पास, सोर्स क्या है तुम्हारे पास, मतलब इतना जो उछल रहे हो कि डिविडेंड देना ही देना है, नेक्स्ट आगे रिटर्न प्रोवाइड करनी है, फिर बता भी तो दे, पैसा है कहाँ, कहां से देगा, तेरे पास सोर्स क्या है डिविडेंड का। तो जो सेक्शन ने अलाउ करा जहां से तुम डिविडेंड दे सकते हो, दैट इज द सोर्स। नंबर वन पढ़िए, प्रॉफिट्स ऑफ दी, क्या लिखा हुआ है, सबसे पहला सोर्स, एक ही सोर्स, क्या, कंपनी अपने प्रॉफिट्स में से क्या दे दे, डिविडेंड बांट दे। सर प्रॉफिट्स कौन से, पहला फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर, करंट फाइनेंशियल ईयर में से जितने प्रॉफिट आए उसमें से बांट के साइड पे करो। नंबर टू, फॉर द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर या ईयर्स, जिसको तुम आजकल वर्ड बोलते हो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, या सरप्लस अकाउंट में जितना बैलेंस पुराना पड़ा है, पुराने प्रॉफिट्स में से, रिजर्व्स में से, क्लियर, एंड रिमेनिंग जो क्या थे, अनडिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब सर आपके एक्यूमुलेटेड पीएल में से, आपके रिजर्व्स में से अमाउंट उठाओ, वहां से दे दो, है तो वो भी तो प्रॉफिट्स ही हैं। और मे बी कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, कई बार ऐसा होता है करंट ईयर के प्रॉफिट्स इतने नहीं है, करंट ईयर के प्रॉफिट्स इतने नहीं है, तो ऐसे करो ना, कुछ पार्ट यहां से यूज कर लो, जो बैलेंस बचेगा वो पुराने रिजर्व में से ले लेना, क्योंकि मेरा सेक्शन तो अलाउ करता ही है, वर्ड क्या लिखा हुआ है, प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी होने चाहिए, कौन से वाले, करंट वाले या पास्ट वाले, या मे बी दोनों को यूज कर लो, हमने तो नहीं रोका। आगे दूसरा सोर्स, दूसरा सोर्स क्या लिखा हुआ है जी, मनी प्रोवाइडेड बाय, किसके द्वारा, सीजी और एसजी, सीजी और एसजी मींस सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, इन परसुआंस ऑफ, अगर उन्होंने कोई गारंटी दी होगी डिविडेंड को लेकर तो वहां से जो पैसा आएगा, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने डिविडेंड देने की अगर गारंटी दी है किसी कंपनी में, तो उनसे जो पैसा आएगा वो पैसा भी आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। नहीं तो सर प्राइम सोर्स, प्राइम सोर्स इज ओनली वन, प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी, एंड प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी में फर्स्ट वर्ड ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर, ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर्स, जो रिमेनिंग क्या है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड और मे बी बोथ, जैसे मर्जी यूज करो। हाँ बट सर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या हुआ, केस स्टडी किस पे मिली, ये दूसरे नंबर पे, और बच्चे ने मतलब आई थिंक सो इतना शायद डिटेल में नहीं पढ़ा होता, कभी कभी हम लोग भी जब रिवाइज करते हैं, आप लोग शायद इग्नोर कर दें कि हाँ सोर्स क्या होता है, प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी, तो नीचे याद ही नहीं आया कि बी पॉइंट में ये भी लिखा हुआ था, मनी इज प्रोवाइडेड बाय सीजी और एसजी इन परसुआंस ऑफ अ गारंटी गिवन बाय, वो याद ही नहीं रहा, और केस स्टडी इसी पॉइंट पे आ गई, सिर्फ एक वर्ड, और वो सोची गई कि यार सोर्स में तो कल प्रॉफिट बढ़ा था, ये गवर्नमेंट जो गारंटी के कारण जो पैसा कंपनी को दे रही है, क्या वो यूज हो पाएगा। अब सर पेपर में आपको पेज दिखेगा तो सही कि पढ़ा तो है, बट वो धुंधला दिखेगा, ठीक है, साफ नहीं दिखेगा कि अल्टीमेट क्या पढ़ा था, वहां पे दिख तो रहा है कि वहां पे प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी लिखा हुआ था, बट उसके नीचे कुछ लिखा हुआ था कि नहीं। इसको वर्ड कहते हैं जब अपन कंप्लीट फोकस्ड होकर ना पढ़ें, कुछ कुछ थिंग्स ओवर साइट होनी शुरू हो जाती है, इग्नोर होनी शुरू हो जाती है। अब उसने उसी पॉइंट पे उठा के क्या पूछ लिया, क्वेश्चन पूछ लिया, तब से मैंने भी इसको डबल हाईलाइट करना शुरू कर दिया, जब से पढ़ा कि पेपर में ऐसा क्वेश्चन आया, कि अगली बार से बच्चों को स्पेशल इस बात पे बताना है, सोर्स हमारे दो हैं, पहला प्रॉफिट्स, दूसरा मनी प्रोवाइडेड बाय सीजी और एसजी इन परसुआंस ऑफ गारंटी गिवन बाय इट, अगर कोई गारंटी उन्होंने दी होगी तो ये भी अपने आप में सोर्स है। ओके नेक्स्ट इज, आगे चलिए जी, मैनर्स ऑफ कंप्यूटिंग प्रॉफिट, पढ़ो जी।
depreciation shall be provided so as to compute the profit. और सर कहते फिर आप ये भी तो ऊपर आपने वर्ड मुझे बता ही दिया कि प्रॉफिट्स को आप यूज कर सकते हैं, करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बस एक बार मैं कहते क्लियर कर दूं कि प्रॉफिट्स को कंप्यूट कैसे करो। कहीं ऐसा ना हो ना कि अपने अकॉर्डिंग प्रॉफिट उठाओ, उठा के सारा बांट दो। कहते मैं आपको डेफिनेशन बता रहा हूं कि प्रॉफिट्स आपने कंप्यूट कैसे करने हैं। पहला पॉइंट, डेप्रिसिएशन शैल बी क्या होनी चाहिए, प्रोवाइडेड एज टू कंप्यूट द प्रॉफिट्स। मान लो मैंने जब एसपीएल उठाया, एसपीएल का प्रॉफिट देखा, वहां पे सर डेप्रिसिएशन तो चार्ज ही नहीं कर रखी थी। कहता वेट अ मिनट, पहले डेप्रिसिएशन चार्ज कर। डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद जो प्रॉफिट्स आएंगे फिर हाथ लगाइयो। कहीं तुम डेप्रिसिएशन को कह दो जी ये तो नॉन कैश आइटम है। बेशक नॉन कैश हो, तेरे एसपीएल में एक्सपेंडिचर साइड पे, डेबिट साइड पे आती तो है। तुमने जितने फाइनल अकाउंट्स बनाए हैं डेप्रिसिएशन को एक्सपेंस तो क्लेम करा ही है ना। तो सर कंप्यूट करेंगे जी, डेप्रिसिएशन डालो। ये थोड़ी कि नॉन कैश है उसको बाहर निकाल दो, किसने कहा, हमने तो ऐसा कोई रूल पढ़ा नहीं। आगे, इन कंप्यूटिंग द प्रॉफिट्स, हाँ जी, Any amount representing unrealized gains. अनरियलाइज्ड गेन। सर अनरियलाइज्ड गेन्स मतलब जो रियलाइज ही नहीं हुई, जो मिले ही नहीं। बुक एंट्रीज के थ्रू प्रॉफिट बुक करके बैठ गए। जैसे मान लो बिल्डिंग की वैल्यू अप्रिशिएट कर गई, मैं कहा अगर आज अप्रिशिएट करिए कल को डेप्रिशिएट तो भी कर सकती है। अच्छा दूसरी बात, अगर अप्रिशिएट करी क्या तुझे कुछ मिला, मिलेगा तो तब जब एसेट को क्या करोगे, सेल करोगे। तो आज तो ये अनरियलाइज्ड है ना। तेरी लाख रुपए वाली प्रॉपर्टी 1/20 की होगी, तूने फटाफट 20,000 रुपए कहां पे डाल दिए, पीएल की क्रेडिट साइड पे कि लो जी हमें गेन हो गया। गेन तो हुआ ही नहीं। एक्चुअली दैट गेन इज कॉल्ड एज अनरियलाइज्ड गेन, जिसको नोशनल इनकम के नाम से भी जानते हैं। नाम की इनकम बुक कर रखी है, हुआ तो कुछ भी नहीं। दैट इज, आगे चलिए, नोशनल गेन्स और वर्ड क्या लिखा हुआ है, revaluation of assets and any change in the carrying amount of any asset or of a liability on the measurement of the asset or liability at, जब भी तुम किसी एसेट को फेयर वैल्यू पे लेकर आते हो उसके कारण प्रॉफिट एंड लॉस में जो भी तुम प्लस माइनस करते हो, अरे इसको बाहर निकालो, इसको कंसिडर मत करना। कहीं तुम उसके कारण, देख तूने हौसला पकड़ लिया, वाह जी वाह प्रॉफिट बड़े हो रखे, अब तो डिविडेंड बढ़िया बांट सकते हैं। बट उसमें ये तो देखा ही नहीं कि वन ऑफ द कारण क्या था, तेरी बिल्डिंग 10 लाख वाली 12 लाख की होगी, 2 लाख रुपए का अनरियलाइज्ड गेन पीएल की क्रेडिट साइड पे पड़ा था। तू हो रहा था खुश किस बात को लेकर, जी प्रॉफिट बहुत ज्यादा है। बट जब सेक्शन पढ़ा, सेक्शन में क्या लिखा हुआ था, सर जी गलती से भी ना पैसे को हाथ ना लगा लेना। क्यों, आपके प्रॉफिट सही नहीं है। पहले प्रॉफिट्स को सही से क्या करना पड़ेगा, कंप्यूट। कैसे कंप्यूट करो, वो जो 2 लाख रुपए अनरियलाइज्ड गेन, नोशनल इनकम या कोई कैरिंग अमाउंट को फेयर वैल्यू तक लाने के लिए एसेट लाइबिलिटी को वैल्यू करते टाइम ये जो भी प्लस माइनस करे होंगे ना, ये सारे इग्नोर करो। ये तेरी प्रॉफिट्स की डेफिनेशन में नहीं आते। फिर जो प्रॉफिट्स आएंगे, फिर जो प्रॉफिट्स आएंगे वो आप यूज कर सकते हैं फॉर द डिविडेंड। और अभी भी रुकेगा नहीं, अभी तो 2 पॉइंट्स पे है। अभी इसमें एक और चीज करेगा, पहले यहां तक बताइए क्लियर। दोबारा सोर्सेज हमारे कितने थे जी, 2। नंबर 1 इज प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के प्रॉफिट्स। तेरे को अगर खेलने को थोड़ा अगर और आगे ले, सर आपकी कोई सब्सिडरी है, आपकी कोई एसोसिएट है, वहां से प्रॉफिट, नो, प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, अपनी कंपनी का प्रॉफिट, वो भी करंट ईयर का या प्रीवियस ईयर्स के जो पड़े होंगे, और मे बी बोथ। एंड second source is money provided by CG or SG in pursuance of guarantee given by it। एग्जैक्टली फ्लो बन जाएगा पूरा, वर्ड टू वर्ड आपको ये लैंग्वेज तक याद हो जाएगी। एंड आफ्टर दैट मैनर ऑफ कंप्यूटिंग प्रॉफिट क्या होगा, पहला डेप्रिसिएशन चार्ज हो जानी चाहिए। नंबर 2, अगर तुम्हारे एसपीएल में किसी तरह का क्या पड़ा है, अनरियलाइज्ड गेन पड़ा है, कोई नोशनल इनकम पड़ी है, कोई रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट या लायबिलिटी है, नो, इनको सर बाहर निकालिए, ये मैनर ऑफ कंप्यूटिंग में कवर नहीं होती। आगे चलिए, तीसरा, पास्ट ईयर के लॉसेस एंड डेप्रिसिएशन भी क्या हो जाने चाहिए, सेट ऑफ मींस एडजस्ट। कहते एक बात बताओ, मेरे को तुम्हारी समझ नहीं आ रही, लास्ट ईयर के तुम्हारे लॉसेस पड़े हैं, लास्ट ईयर के तुम्हारे बिजनेस लॉसेस पड़े हैं, अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन पड़ी है, अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन पड़ी है, और आज तेरी कंपनी प्रॉफिट्स में आ गई तो उससे उछल रहा है कि डिविडेंड बांटेंगे, लोगों को पैसा ही पैसा दे देंगे। कितना दे देगा, पहली बात तो तेरे प्रॉफिट्स की डेफिनेशन गलत है।
कहता जी सही कर तो ली, आपने कहा था डेप्रिसिएशन चार्ज करो, मैंने कर दी। अनरियलाइज्ड गेन थे वो मैंने बाहर कर दिए। कहते फिर अगला पॉइंट भी तो पढ़। अगर तेरे पास कोई प्रीवियस ईयर के क्या पड़े हैं, लॉसेस, प्रीवियस ईयर के क्या पड़े हैं, लॉसेस, कोई अनएब्सॉर्ब्ड क्या पड़ी है, डेप्रिसिएशन। पहले जो प्रॉफिट तू सोच रहा है ना हाथ लगाने के लिए, पहले इसमें से प्रीवियस ईयर के लॉस, प्रीवियस ईयर की अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन माइनस कर। कोई अच्छा थोड़ी लगता है कि तुम लोगों को डिविडेंड बांट रहे हो, पुराने साल के तेरे लॉसेस पड़े, पुराने ईयर के तेरे क्या पड़े हैं, अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन पड़ी है, और तू लोगों को डिविडेंड बांट रहा है। वाह तेरे, ये कहां से हो गया? कहते ना जी, पहले अपने प्रॉफिट सही करो, पहले जाके प्रॉफिट सही करो, फिर जो अमाउंट बचेगी ये बांट दे, हमें कोई दिक्कत नहीं, सारे बांट दे, कोई चक्कर ना मान, पर कम से कम एज पर सेक्शन डेफिनेशन तो सही लेके चल। वर्ड पढ़िए, बिफोर एनी डिविडेंड इज, क्या लिखा हुआ है, डिक्लेयर्ड, द फॉलोइंग शेल बी क्या लिखा हुआ है, सेट ऑफ, सेट ऑफ मींस एडजस्ट करना, लिख, सेट ऑफ मींस एडजस्ट करना, set off against the profits of the current year, that is losses of any previous year not provided for and depreciation of any financial year not provided for, जिसको वर्ड बोलते हैं सर PY losses, previous year losses, unabsorbed depreciation, unabsorbed depreciation। बताइए जी, यहां तक, यहां तक बताइए, क्लियर? अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन एंड प्रीवियस ईयर के लॉसेस। मैं क्या सर अब तो आगे प्रोसीड कर सकता हूं? कहते हाँ अब कर, हमें कोई दिक्कत नहीं है, एज पर सेक्शन तूने अपनी डेफिनेशन क्या कर ली, बिल्कुल सही कर ली, डन। अच्छा सर फिर ये भी बता दो, ये डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करेंगे, क्या इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग? कंपनीज एक्ट पढ़ रहा है, कंपनीज एक्ट पढ़ रहा है तो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग चार्ज करना, इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग क्यों करेगा? और वैसे भी कंपनीज एक्ट ने आपको जब स्केड्यूल 2 फॉर डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, तो वाई टू प्रेफर इनकम टैक्स एक्ट? इनकम टैक्स एक्ट में क्यों करेंगे सर? आपको जब कंपनीज एक्ट बता तो रहा है कि आपके एसेट्स की लाइफ कितनी होगी, रेट क्या होगा, किस रेट से उसको डेप्रिशिएट करेंगे, यूजफुल लाइफ क्या होगी, एवरीथिंग इज टू बी डन एज पर द शेड्यूल 2, शेड्यूल 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। अरे जब अपना एक्ट खुद चीज दे तो रहा है तो दूसरे एक्ट में जाने की जरूरत क्या है, कॉमन सेंस, क्लियर? सो दिस इज अवर फर्स्ट पेज, कि जिसमें अभी तक हमने क्या रीड आउट किया सर, सोर्सेस क्या है, प्रॉफिट्स को कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, एंड डेप्रिसिएशन जो चार्ज करने की बात कर रहे हैं वो डेप्रिसिएशन कौन सी होगी एज पर द शेड्यूल 2, क्लियर? चलिए नेक्स्ट इज आफ्टर दैट ट्रांसफर टू, वर्ड क्या लिखा हुआ है, रिजर्व्स। क्या सर कोई रिजर्व्स में भी अमाउंट हमें ट्रांसफर करनी होती है? वर्ड पढ़िए, ट्रांसफर टू रिजर्व इज नॉट मैंडेटरी। पहली बात तो रिजर्व्स में अमाउंट ट्रांसफर करना कोई मैंडेटरी नहीं है, ये पहले प्रीवियस कंपनी लॉ, ये चीज तो भूल ही गई सर। एट प्रेजेंट जो एक्ट आप लोग पढ़ रहे हैं दैट इज कंपनीज एक्ट 2000, क्या ये न्यूली बना? नो सर, पहले भी ऑलरेडी कंपनीज एक्ट था दैट इज 1956, जिसको रिपील करते हुए नया एक्ट ड्राफ्ट किया गया था कंपनीज एक्ट 2013, क्लियर? तो ये पुराने एक्ट में कभी प्रोविजन हुआ करती थी जो आज की डेट में नहीं है, पहले होता था अकॉर्डिंग टू द रेट, कुछ कुछ अमाउंट आपको रिजर्व में ट्रांसफर करनी होती थी, आज की डेट में कुछ नहीं, आज की डेट में कुछ नहीं है, कोई मैंडेटरी नहीं है सर, मैं बस वर्ड बोल रहा हूं, मैंडेटरी नहीं है मतलब ऑप्शनल है, तेरी मर्जी है सर, करना है कर ले, नहीं करना तो भी नहीं। वर्ड पढ़िए, अ कंपनी, वर्ड पढ़ो क्या लिखा हुआ है, मे मीन्स ऑप्शनल, a company may transfer to reserve such percentage of its profit as it may deem, जो आपको सही लगे आप उसके अकॉर्डिंग तो अपना रिजर्व में ट्रांसफर कर लीजिए। बट अगर तुम सोच रहे हो कि सेक्शन ने तुझे कहा है, नो, सेक्शन ने कोई मैंडेशन आपके ऊपर नहीं लगाई, सेक्शन आपको डायरेक्टली एक वर्ड यूज कर रहा है, ऑप्शनल है सर, इसको लिख ले, इसको लिख ले, क्या? ट्रांसफर करना ऑप्शनल है, ट्रांसफर टू रिजर्व्स करना ऑप्शनल है, मतलब कोई बंदिश नहीं है सर किसी बात की, कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको ऐसा करना होगा ही होगा, दैट इज नॉट द पॉइंट। हुआ पॉइंट क्लियर? यहां तक कोई डाउट?
बिकॉज नेक्स्ट ऑन जो टॉपिक है, मैं अपने कल वाले लेक्चर में विद न्यू एग्जाम्पल विद इलस्ट्रेशन इसको लेने वाला हूँ। क्लियर? सो आज जस्ट एक ओवरऑल डिस्कशन में कोई बहुत ज्यादा कंटेंट तो मैंने नहीं करवाया, टू बी ऑनेस्ट। क्लियर? बट सर डे बाय डे जब आप लोगों का भी माइंड मैप क्लियर हो जाएगा, जब आप लोगों के भी रिजल्ट एंड ऑल सब कुछ ओके हो जाएंगे, बैच सिस्टम फिट हो जाएगा, वी विल प्रोसीड अकॉर्डिंग टू दैट। कि फिर आपका एक प्रॉपर लेक्चर डिफाइन होगा कि दैट मीन्स 1 hour 30 minutes 1 hour 15 minutes, तो मतलब इफेक्टिवली, क्योंकि हमारे कट ऑफ है वेरी क्लियर, हमारी सिलेबस की कट ऑफ होती है कि अल्टीमेट इस डेट तक हमारा सिलेबस वाइंड अप हो जाना चाहिए। बिकॉज मैंने आपको पूरे टारगेट में 24 के लिए पूरा सिस्टम बनाकर आपको देना है, कौन से मंथ में क्या सिस्टम आपका चलेगा, कौन से टेस्ट आपके कब होंगे, एवरीथिंग इज ऑलरेडी प्लान। हाँ, थोड़ा सा डिले होने का जो कारण है, या अभी भी थोड़ा सा इस वे से चलने का जो कारण है, बिकॉज बुक्स मटेरियल पब्लिश अभी नहीं हुए, अभी भी लेटेस्ट मटेरियल आने में तकरीबन तकरीबन मान के चलिए 1 month लगेगा। एंड अगर आपकी रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो भी चुकी है, तो अल्टीमेट बुक्स आपको आई थिंक सो अभी नहीं मिली होंगी, वहां भी कमिंग सून, मॉड्यूल्स एंड ऑल सब कुछ अभी कमिंग सून आ रहा है। बट सर वेस्ट नहीं करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ऐसे पीडीएफ्स के थ्रू, आपको बुकलेट्स के थ्रू आप अपना सिलेबस क्या करेंगे, कंटिन्यू रखेंगे सो दैट कि जितना टाइम हम पहले ले लें उतना मेरा लास्ट में बर्डन नहीं होगा, वो हम दोनों के लिए ही फ्रूटफुल है, आपके लिए भी और मेरे लिए। तो हम नहीं चाहते किसी हैक्टिक शेड्यूल में आपको रखकर पढ़ाया जाए, अपना वो सिस्टम ही, हमारा वो सिस्टम ही नहीं है। टू बी वेरी क्लियर, मॉर्निंग फर्स्ट हाफ आप लोगों की क्लासेस होती हैं, सेकंड हाफ कंफर्टली आपके पास बिल्कुल फ्री है। क्लियर? सो दैट कि घर पे आपके पास भी टाइम हो, जितना मैंने 4 घंटे लेकर 5 घंटे लेकर क्लासेस में समझाया पढ़ाया, तो भी उसको क्या करो, रिवाइज करो। अब बच्चा पूरा दिन ही आउट फिर ही जा रहा है, कभी सुबह क्लास के लिए कभी शाम को क्लास के लिए, वो पढ़ेगा कब? उसको पढ़ने को टाइम ही नहीं मिलेगा। हमारा वन शॉट क्लासेस का हिसाब सर, फर्स्ट हाफ मेरा, सेकंड हाफ आपका। कि चलो कोई हॉबी आप लोगों की चल रही है, कोई गेम एंड ऑल कुछ थोड़ा बहुत चल भी रहा है साइड बाय साइड, यू कैन इजिली मैनेज। एंड धीरे 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 जब ऑटोमेटिकली पिच पे आएंगे, ऑटोमेटिकली स्पीड पे आएंगे, एवरीथिंग आपको पूरी फाइन मिलेगी सर, प्रॉपर डिसिप्लिन्ड वे में चल रहा सारा सिस्टम। कोई ऐसा नहीं है कि मिसमैनेजमेंट मिल रही है किसी भी बात को लेकर, मतलब बिकॉज नॉट एज अ फैकल्टी इन द मैनेजमेंट पार्ट भी हम खुद ही फैकल्टीज, क्योंकि मुझे हर सिलेबस का एक होता है कि मैंने आगे टीचर्स रखे हुए हैं, उनसे पूछना पड़ता है, रिलेट करना पड़ता है, मुझे एक एक की पोजीशन आपके सामने आपके चेहरे बता रहे, और टाइम टू टाइम कैसे मैनेज करना वो साथ साथ चलता रहेगा। मे बी साहिल सर, मे बी आस्था मैम, मे बी मैं, पर्टिकुलरली तो हमने ही आपसे डील करना, ताकि एक एक बच्चे की पोजीशन क्या चल रही है, आपके चैप्टर वाइज टेस्ट क्या कहते हैं, आपकी ओवरऑल नेक्स्ट ऑन पोजीशन क्या है, कौन कितने मिस मार रहा है, फिजिकली कौन नहीं आ पा रहा, तो हर चीज का हिसाब रखना, तभी रिजल्ट निकल कर आते हैं। केयर करते हैं, पेन लेते हैं, तभी रिजल्ट आते हैं। अदरवाइज पढ़ाने को हम भी पढ़ा रहे हैं, बहुत जगह पढ़ा रहे हैं अलग अलग, बट वहां पे मेरा सिर्फ फैकल्टी पार्ट है, वहां पे सिर्फ मेरा रोल प्ले क्या है एज अ टीचर। मुझे इवन समटाइम्स ये भी नहीं पता था क्लास में कौन आया कौन नहीं। उसका कारण एक तो क्वांटम इतना, उसमें एक तो है सारे एक जैसे से दिखते ही ऐसे, कभी कोई आया कभी कोई नहीं आया, बट यहाँ पे तो सिलेक्टेड चेहरे पहले ही पता कि आज कौन में से। एंड अपनी अटैचमेंट ही सीए वाले स्टूडेंट से ज्यादा होती है, नॉट +1 +2 बी कॉम, उनका तो वेरी फिक्स्ड है, पता है यार पास। यहाँ पे इनपुट लेकर आनी है ना, यहाँ पे आउटपुट आपको प्रोवाइड करनी है ना, दैट इज द मेन गेम। हम अचीवमेंट इसको मानते हैं कि वाकई में जो अचीवमेंट है कि बोथ ग्रुप पहली बार में 8 के 8, चलो आपकी बार तो 6 ही पेपर है, कि पहली बार में फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करे, सर दैट इज मेन डिटर्मिनेशन, वो अच्छी चीज है। तो आईसीएस स्कोप बहुत बढ़ा रहा है सर, बहुत ज्यादा एक्सपैंड कर रहा है। आप अपने पंख नहीं फैला रहे हो अलग बात है, बट आसमान की कमी नहीं है, ठीक है ना, वो तो बहुत है खुला एरिया, जितना मर्जी सर आप करिए, कोई 1% भी प्रॉब्लम नहीं है। बढ़िया है, न्यू स्कीम के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज और बढ़िया आएंगी। पुराने सीएस को और खतरा हो जाता है कि फ्रेशर्स कुछ नया पढ़कर आ रहे हैं मार्केट में, वैल्यू और बढ़ती है, इसको नेगेटिव सेंस में नहीं पॉजिटिव सेंस में लो, कि बढ़िया चीज है सर अगर न्यू स्कीम के अकॉर्डिंग जा रहे हैं।
मतलब मार्केट में कुछ नया तो आएगा, लेटेस्ट आपकी वैल्यू ही क्रिएट करेंगे। अब इस बार इन्होंने सिस्टम ऐसा करा कि इस डिग्री को हायर पेस पे ले गए, इंटरनेशनल लेवल पे ले गए विद अदर अकाउंटिंग बॉडीज ऑल ओवर द इंटरनेशनल। ये सीमा या नेक्स्ट वन जितने भी कोर्सेज आपके और भी हैं, फिर ACCA एंड ऑल, सबको compete करेगा। compete क्या, लेवल भी नहीं आएगा, नो कंपटीशन, कोई साहब कि अल्टीमेट अपना लेवल ही बिल्कुल अलग होगा। अब प्रोवाइडेड यू स्कीम के अकॉर्डिंग वन शॉट में मेहनत करिए, पास। आगे अगला सोचें कि नेक्स्ट आगे क्या करना। सो बड़ा प्रॉपरली चलेंगे, बड़ा अच्छे वे से इसको लीड करेंगे, एक एक चीज को बड़ा मान्यूटली करते हुए, डिटेल में जाते हुए, एंड कंटेंट हमारा बिल्कुल रिफाइंड होगा टू द वेरी क्रक्स, क्योंकि मेरा मोटिव है मेन आपका क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। और आई थिंक सो तुम्हारा भी लेवल वही है, तुम्हारा भी ऑब्जेक्टिव वही है कि मैं एग्जाम में बड़े आराम से हैंडल कर पाऊं और अपने में मार्क्स के आने चाहिए अच्छे। तो क्या मटेरियल है, कहाँ से है, क्या करवाएंगे क्या नहीं, वो आपकी चिंता नहीं, वो हमारी चिंता। आपका काम है जो करवाया गया दैट्स वर्ड टू वर्ड आपको बस याद होना चाहिए। अब आज चाहे एक पेज पढ़ा, मुझे भी पता है ये फर्स्ट डे है ना, फर्स्ट डे भी तो अटैचमेंट भी होगी, समझाने का वे आउट भी होगा, कल से वही स्पीड ये 2 पे चली जाएगी, 3 पे चली जाएगी, धीरे धीरे। बट सर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, जिस टॉपिक के अकॉर्डिंग मुझे पता है कि आज एक चैप्टर, एक पॉइंट या एक पेज टाइम लेगा तो टाइम लेगा। आप देखेंगे मेरा स्टडी करवाने का पॉइंट कई बार तो हाफ पेज पे ही एक लेक्चर लग गया। क्या करें सर, कंटेंट ही वो डीप ही इतना है, फिर आपको समझाना भी तो पड़ेगा ना, मन करे केस स्टडी उस पॉइंट से कहीं बनकर आए। दैट इज द थिंग, क्लियर। सो टुमारो नेक्स्ट क्लास में हम लोग विद न्यूमेरिकल एग्जांपल, जो आपका टॉपिक है, वन ऑफ द फाइनेस्ट मेन क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना चाहिए कि दैट मींस अगर चैप्टर 8 में से कोई क्वेश्चन आने के चांस है तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, डेक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ क्या, रिजर्व्स। इसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग विद न्यूमेरिकल एग्जांपल आपके ICI मॉड्यूल में से लेते हुए यही क्लासरूम पार्ट में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इज दैट क्लियर? Okay, thanks a lot, and rest we will do in the next part.